Hello everyone, welcome to Pragya Biology classes. This is Dr. Shad Pragya and today we will talk about mechanism of breathing. Mechanism of breathing occurs mainly in two phases. These two phases are inhalation or inspiration and exhalation or expiration. Inhalation is also known as inspiration, in which oxygen-rich air is taken in, whereas during exhalation, carbon dioxide-rich air is expelled out. One inhalation is followed by one exhalation, and this is only known as one breath. And the total number of breath in 1 minute is known as breathing rate. Average breathing rate in an adult human is 15 to 18 times in a minute. Now we will discuss about the mechanism of inhalation. Inspiration occurs when the thoracic cavity expands. Thoracic cavity फैलेगा and increases its size. This occurs when the diaphragm contracts and make it flat. As we know, diaphragm is a muscular seat that closes the thoracic cavity from the bottom side. Bottom side से thoracic cavity को diaphragm ने close किया हुआ है and the shape of diaphragm is dome shape. Okay, dome shape position में diaphragm के जो normal position है वो है. तो अगर थॉरेसिक कैविटी के स्पेस को बढ़ाना होगा, थॉरेसिक कैविटी को एक्सपेंड करना होगा, तो इसके लिए डायफ्राम को नीचे जाना होगा. दैट मीन्स फ्लैट होना पड़ेगा. तो इस इंस्पिरेशन के दौरान सबसे पहला काम क्या होता है? द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मेक्स इट फ्लैट एंड इन दिस वे द स्पेस ऑफ थॉरेसिक कैविटी इंक्रीजेस. द सेकेंड थिंग दैट अकर्स is the changes with the ribs. Ribs move upward and outward. Rib cage moves upward and outward because of the contraction of intercostal muscles, and as a result the air pressure in the lungs decreases. Lung के अंदर air pressure decrease करेगा, and as we know air always moves from higher pressure, a region of higher pressure, to a region of lower pressure. That means air जो बॉडी के बाहर है, that means atmospheric air का प्रेशर हायर हो जाएगा ऐसे समय में, बिकॉज जो लंग्स के अंदर का स्पेस था उसके बढ़ने के साथ ही एयर प्रेशर घट चुका है. सो the outside air which is at a higher pressure or greater pressure rushes inside to equalize the air pressure in the lungs, and the alveoli get filled with the higher concentration of oxygen and lower concentration of कार्बन डाइऑक्साइड. चूंकि एयर बाहर से आई है और बाहर से जब भी इनहेलेशन के दौरान एयर हम लोग अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन रिच एयर होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होंगे, बट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस. सो अब जो एल्वेलाई है उनके अंदर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लोअर है. Thus, the exchange of gases takes place between the alveolar gas and the blood. अब ब्लड के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी के सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके एल्वेओलाई तक ला रही है. तो अब ब्लड में ये कार्बन डाइऑक्साइड या पूरे बॉडी के सेल में कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से? तो हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो फूड आफ्टर डाइजेशन सेल के अंदर जाती है, इसी फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है. और ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है? ड्यूरिंग इनहेलेशन वी टेक ऑक्सीजन. यही ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंचकर जो फूड इनटेक है, फूड को ब्रेक करती है, और फूड के ब्रेकडाउन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो रिलीज किए जाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्लड कैरी करके लंग्स तक ले जाती है, एल्वेओलाई तक ले जाती है. और एज वी नो एल्वेओलाई इज रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज. सो हियर गैसियस एक्सचेंज अकर्स, क्योंकि ब्लड के अंदर जो कार्बन
डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो हायर है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है। एंड एज वी नो एयर ऑलवेज रसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो एल्वियोलाई के अंदर एयर जो है वो ऑक्सीजन रिच है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन कम है। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाएगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और ब्लड कैपिलरीज से जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई के अंदर आएंगे, और इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में। एंड द ब्लड गेट्स oxygenated and is returned to the heart, और यहां से हर्ट क्या करती है, इस ब्लड को सर्कुलेट करेगी टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब oxygenated blood, that means oxygen rich blood, is delivered to each and every cell। अब जो एक और गैसियस एक्सचेंज होगा वो सेल के नजदीक होगा, जहां पर कि सेल के अंदर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फूड के ब्रेकडाउन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, यानी ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होंगे, और ब्लड कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन ले जाया गया है ईच एंड एवरी सेल तक, वो ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगी। इस तरह से एक और गैसेस एक्सचेंज नियर सेल, और वी कैन से नियर टिश्यू अकर्स। नाउ expiration, we will study about expiration, what happens during expiration. So expiration involves the reverse events that occur during inspiration. Inspiration के दौरान जो भी events होते हैं ठीक उसके opposite होता है expiration के दौरान। So during expiration the diaphragm relax, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि एक्सपिरेशन के दौरान डायफ्राम रिलैक्स करके रीगेन इट्स ओरिजिनल डोम शेप्ड पोजीशन, फिर से ये डोम शेप्ड पोजीशन में आ जाती है। और द इंटरकॉस्टल मसल्स आल्सो रिलैक्स एंड ब्रिंग्स द रिब्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, एंड इन दिस वे द स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस। अब क्या है, स्पेस जैसे ही डिक्रीज करेगी यहाँ अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, सो द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड प्रेशर इनसाइड। एंड विद दिस इंक्रीज प्रेशर इनसाइड, अब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर रश करते हैं, तो अंदर में चूंकि अब प्रेशर बढ़ चुका है, इसलिए अंदर जो एल्वियोलाई में अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर भरे हुए हैं वो अब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। सो द प्रेशर फोर्सेस इनसाइड एयर आउटसाइड एंड दस कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउटसाइड। Now we will discuss about transportation of respiratory gases. Respiratory gases are transported within the body with the help of blood, and this transportation occurs either in the dissolved form or it is carried by the respiratory pigment, that is hemoglobin, present in RBC. So transportation of oxygen, now we will see how transportation of oxygen occurs. So when oxygen diffuses from the lung to the blood, it is carried to the tissue in two forms. How many forms? In two forms. These are either bound with the hemoglobin or in the dissolved form. So about 97% of the oxygen is transported by RBC in blood. The oxygen binds the hemoglobin and form oxyhemoglobin and is carried to the tissue. When the oxygenated blood reaches to the tissue, oxyhemoglobin dissociates into oxygen and hemoglobin. The another way of transportation of oxygen is dissolved form. The remaining 3% of oxygen is dissolved in the plasma and carried to the tissue. The oxygen diffuses from blood to the tissue where it is utilized for the breakdown of food to produce energy. Now we will see how transportation of carbon dioxide occurs. Carbon dioxide is carried from the tissue to the lungs in three forms. How many forms? It is carried in
three forms. These three forms are either it will bind to the hemoglobin, so bound to hemoglobin, about 20 to 25% of carbon dioxide is carried as carbaminohemoglobin by binding to the hemoglobin. When it reaches to the alveoli, it dissociates and diffuses into the alveoli. Now, the another form of transportation of carbon dioxide is dissolved form. So, about 7% of carbon dioxide is carried in the dissolved form, and as it is more soluble in water than oxygen. ये क्यों dissolved form में 7%? यहाँ तक कि ऑक्सीजन से भी ज्यादा, ऑक्सीजन dissolved form में only 3% ही transported होते थे, but carbon dioxide is transported. How much carbon dioxide is transported in dissolved form? 7% of carbon dioxide is carried in the dissolved form because it is more soluble in water than oxygen. The third part or the third process by which it is transported is in the bicarbonate ions. Bicarbonate ions के form में most of the carbon dioxide is transported. Okay, so about 70% of carbon dioxide present in the blood converts to bicarbonate ion and then transported to the lungs where it dissociate and then it diffuses inside the alveoli and then at last it is exhaled by the process of exhalation. So I hope you would have enjoyed the video, you would have understood each and every topic that I have explained here. If you have any doubt, please write in the comment section or in the campus care. So see you very soon in my next video. Thank you for watching the video.